हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझा। ठीक है, उसको डिस्क्राइब किया हमने। उसमें हमने बेस वेक्टर, स्केल वेक्टर्स के बारे में पढ़ा और हमने जो लास्ट इक्वेशन निकाली थी वो ये निकाली थी। ठीक है, आप चाहे तो इसे इक्वेशन नंबर 6 डाल दीजिए। ठीक है, वैसे कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आगे हम इसको डायरेक्ट उठाएंगे, यहाँ से पूरी इक्वेशन ही लिखनी पड़ेगी हमें, है ना। नंबर 6 डालने का कोई इशू नहीं है, तो डाल दो, आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वेशन को आप निकालना भी आना चाहिए बेस वेक्टर, और रटने की तो ज़रूरत ही नहीं है। कहीं अपने स्टार्टिंग से यहाँ से चलना है, डेरिवेशन इसको डिफरेंशिएशन इसका करना है, उसी में आपको बेस वेक्टर बताना है, थोड़ा आगे डिस्क्राइब करके स्केल फैक्टर बता देना। अब वो तरीका है कि आपने चीज़ों को किस तरीके से लिया है, किस तरीके से समझा है, किस तरीके से आप डिस्क्राइब, जिस तरीके से समझोगे डिस्क्राइब करने का तरीका भी वैसे ही होगा। मे बी अलग अलग डिफरेंट बुक में आपको तरीका अलग अलग मिल जाए, पर चीज़ चेंज नहीं होती है। चीज़ वही रहती है, टॉपिक वही रहता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, वो नहीं चेंज होता। बट ये इंसान के अपने अंदर की मन मतलब दिमाग की वो होती है कि वो उस चीज़ को कितना अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है। तो डिस्क्राइब करने का मैटर आपके ऊपर है, तभी तो नंबर का डिफरेंस आ जाता है ना। तो पहले भी कई बार मैंने आपको समझाया, जितने अच्छे तरीके से आप उस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, नंबर में फ़र्क आएगा ही आएगा, आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यूँ मत कहना फिर मैम नंबर क्यों नहीं मिले, उसने भी वही चीज़ लिखी है, मैंने भी वही लिखी है। तो केवल फ़र्क कहाँ आता है, नंबरों में फ़र्क का मतलब है मेथड ऑफ डिस्क्रिप्शन आपका अलग हो गया। ठीक है, आप तरीके से समझाएंगे, आपको समझ में भी आएगा और चीज़ें याद भी रहेगी। रटने के उससे करोगे तो फिर वो याद नहीं रहेगी बिल्कुल भी। अब रटना थोड़ी ना, ये समझोगे तो अपना आप याद रह जाएगा। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन हमने निकाली थी, इक्वेशन नंबर 6, इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। ठीक है, ग्रेडियंट हमने लास्ट क्लास में डिस्क्राइब कर रखा है। ग्रेडियंट भी, डाइवर्जेंस भी, कर्ल भी इस वीडियो में हम फिर से पढ़ेंगे, मतलब इस वीडियो में मतलब इस क्लास में हम फिर से पढ़ेंगे ग्रेडियंट भी, डाइवर्जेंस और कर्ल भी, बट इन रेफरेंस ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, नॉट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट, तो ये जो ग्रेडियंट है उसको हम पढ़ चुके हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ग्रेडियंट फाई होता है डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप, डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप और के कैप, पढ़ा है ना। ये ग्रेडियंट ऑपरेटर है आपका, और मैंने आपको बता रखा है पहले भी ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट, या जिसे आप हिंदी में प्रवणता बोलते हैं, प्रवणता होती है कि किसी भी फंक्शन में डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जो चेंज होता है वो प्रवणता कहलाती है। यानी कि किसी भी विभव में आप दूरी के सापेक्ष परिवर्तन देख रहे हो तो वो क्या कहलाएगी, विभव प्रवणता कहलाएगी। ठीक है, वेग में आप डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज देख रहे हो तो वो वेग प्रवणता कहलाएगी। समझ में आ रही है। सो ग्रेडियंट इज व्हाट, ग्रेडियंट इज अ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन एनी स्केलर फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्केलर फंक्शन, आपका फंक्शन मस्ट बी स्केलर। ठीक है, तो ग्रेडियंट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट ये होता हमेशा एक स्केलर फंक्शन का है। समझ में आ गई। सो ग्रेडियंट इज व्हाट, ग्रेडियंट इज अ चेंज इन अ स्केलर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, सो डिस्टेंस यहाँ पे कार्टेशियन थी, सो हमने एक्स वाई और जेड ली थी, और यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात। तो ग्रेडियंट एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, होता हमेशा एक स्केलर का है। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान रखें, आगे की क्लासेस में भी आपके काम आएगा। इन फ्यूचर आप जहाँ भी जाते हैं, स्केलर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये मैंने टॉपिक थोड़ा सा शुरू कर रखा है, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। अच्छा, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था इन रेफरेंस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, यानी कि U1, U2, U3, मैंने 3 से कर्व्स लिए हैं। ठीक है, और 3 आपको यहाँ पे सरफेसेस नज़र आ रहे होंगे, S1 एंड S2। S1 S2 2 सरफेसेस है। ठीक है, और किस में है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो बेस वही है जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आप देखेंगे कि ये टॉपिक पूरा का पूरा वही है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लेकिन कुछ चीज़ें जहाँ चेंज होगा वो मैं बताती जाऊँगी। चेंज कहाँ होगा, वैसे बेसिकली U1, U2, U3 आ जाएंगे, कंसेप्ट वही है। ठीक है, तो रेफरेंस वही है लेकिन किस में पढ़ रहे हैं हम, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो मेरे पास ये कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये उसका ओरिजिन है, 2 सरफेसेज है S1, S2, S3। अब आपको स्केलर फील्ड क्या होता है, वेक्टर फील्ड क्या होता है, ये EMT में मैं लास्ट क्लास में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। लास्ट क्लास मतलब BSc फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सरफेसेज हैं S1, S2, और ये दोनों ही कैसे सरफेस है पता है आपको, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी कि सम विभव पृष्ठ, यानी कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट ले लिया P।
जो कि किस पर प्रेजेंट है, एक S1 सरफेस पर, और मैंने एक ले लिया Q जो कि किस पर प्रेजेंट है, S2 पर। तो 2 पॉइंट्स P एंड Q आर प्लेस्ड एट द सरफेसेस S1 एंड S2, ठीक है। अच्छा, 2 पॉइंट्स हैं तो इनके कुछ ना कुछ इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या होंगे, पोजीशन वेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो मैं वही बता रही हूँ आपको, इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, और इस पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही होता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये इसको मैंने शो कर दिया R वेक्टर से, और ये जो है ये वाला ये होता है R प्लस, मैंने इसको दिखा दिया डेल R से। R1 R2 ना शो करके मैंने R और R प्लस डेल R से बताया है, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या बताना है भाई, मुझे ग्रेडियंट बताना है, मुझे चेंज बताना है, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे 2 आपके क्या नाम से सरफेसेस हैं, और ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। और कितने डिस्टेंस पर प्रेजेंट हो गए, डेल आर डिस्टेंस पर प्रेजेंट हो गए, मतलब पोजीशन वेक्टर में चेंज आ गया। P पर जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज R, Q पर जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज R प्लस डेल आर। सो चेंज, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2, S1 S2 के बीच के डिस्टेंस हो गई डेल R। समझ में आ गई, तभी तो पोजीशन वेक्टर में डेल आर का चेंज आया, ठीक है भाई। ओके, अब आप देखें कि एक आपका पॉइंट, अच्छा मैंने आपको लास्ट मतलब फर्स्ट ईयर में जब आपको समझाया था तो बताया था कि किन्हीं भी 2 सरफेसेस के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, बताया था कि नहीं बताया था। तो यहाँ पे ये जो 2 सरफेसेस हैं उनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होगी। तो मैंने क्या करना है, मैंने एक पॉइंट ले लेना है बिल्कुल जस्ट इसके सीधा R, जो क्या किसको बताएगा पता है, वो बताएगा नहीं एक्चुअली इसको डायरेक्शन मत दिखाओ आप, डेल्टा एन है ना, डायरेक्शन ही शो करनी है, इसकी डायरेक्शन है ही नहीं, ठीक है। और ये जो मैं आपको शो कर रही हूँ इसकी डायरेक्शन आप शो करें, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि डिस्प्लेसमेंट है P और Q के बीच में, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल R वेक्टर। समझ में आ गई बात आपको। तो P और R, क्या P और R के बीच की जो डिस्टेंस मैंने शो की है डेल एन, वो क्या है एक्चुअली, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 सरफेसेस S1 एंड S2, ठीक है। तो कोई भी 2 सरफेसेस हैं उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट विल बी ऑलवेज अ मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। सो चले, लास्ट वीडियो अपना क्लिप हो गया था, ठीक है। इसी में मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ आपका, ये हम ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया था आपको 2 सरफेसेस S1 S2 हैं, और ये P Q उनके ऊपर पॉइंट्स हैं, P का पोजीशन वेक्टर R है और Q का R प्लस डी आर है। P और Q के बीच के डिस्टेंस जो है उसको हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल आर वेक्टर से समझाया, राइट। और ये जो डेल एन है एक्चुअली दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सरफेसेस S1 एंड S2, ठीक है। चलिए तो हमें निकालना है ग्रेडियंट, मतलब ये ग्रेडियंट ही निकालना है, पर ये तो कार्टेशियन में हम जानते हैं, हमें निकालना है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। चलें तो इसको अपन किस तरीके से करेंगे, देखें। जो मैं आपको बता देती हूँ आपको कि R वेक्टर जो है, डेरिवेशन शुरू कर लेते हैं। R वेक्टर दैट इज फंक्शन ऑफ U1 U2 एंड U3, ठीक है। और जो PQ है आपका, PQ वेक्टर दैट इज व्हाट, दैट इज डेल R वेक्टर। समझ में आ रही है बात। ये PQ वेक्टर क्या है, समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, इसको ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। चलें, अब आप ये देखें कि ये आपका जो फंक्शन है फाई, मतलब हम ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड लेना चाहते हैं, तो स्केलर फील्ड हमारे पास क्या है, वही पोटेंशियल ही है फाई, ठीक है। तो मेरे पास एक स्केलर फील्ड है फाई, उसमें जब मैं P से Q पर गई तो फाई में भी चेंज होगा, है ना। बता देती हूँ मैं, इस पर्टिकुलर सरफेस पर, यानी कि जो S1 सरफेस है उस पर तो है पोटेंशियल या फिर जो भी स्केलर फील्ड है वो फाई है ना, फाई 1 नहीं फाई है। और S2 पर कितना है, फाई प्लस डेल फाई। समझ में आ रही है बात। तो S1 जो सरफेस है उस पर स्केलर फील्ड की वैल्यू है फाई, और S2 जो सरफेस है उस पर वैल्यू है फाई प्लस डेल फाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो जब मैं S1 से S2 सरफेस पर गई तो फाई में डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कुछ चेंज होगा, और उसको मैं कैसे दिखाऊंगी, डेल फाई बाई डेल आर से ही तो शो करूंगी, डेल फाई बाई
डेल आर से शो करूँगी, सॉरी यहाँ देख लीजिए, डेल फाइव बाई किससे शो करूँगी, डेल आर से शो करूँगी। समझ में आ गई। तो ये क्या है डेल फाइव बाई डेल आर, डेल फाइव बाई डेल आर इज द चेंज इन स्केलर फंक्शन फाई विद रेस्पेक्ट टू आर। ठीक है, जब मैं P से Q पर गई या S1 सरफेस से S2 सरफेस पर गई तो फाई में R के रिस्पेक्ट में होने वाला चेंज है। ठीक है, पर आपको पता है कि ये डेल फाई बाई डेल एन क्या होगा, डेल फाई बाई डेल एन होगा जब मैं P से Q पे नहीं जा रही, P से कहाँ जा रही हूँ, R पर, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर कर रही हूँ। ये तो कोई भी रैंडम डिस्टेंस है, अब को कहीं पे भी ले सकते हो आप, P और Q पॉइंट आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये डेल आर तो कोई भी रैंडम डिस्टेंस है, बट डेल एन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेसेस, राइट। तो डेल फाई बाई डेल एन इज व्हाट, दिस इज द मिनिमम, मिनिमम नहीं होगा एक्चुअली, दिस इज मैक्सिमम चेंज। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये मैक्सिमम चेंज क्यों है। मैक्सिमम चेंज इन स्केलर फंक्शन फाई विद रेस्पेक्ट टू आर। बात समझ में आ रही है। सो अच्छा, ये मैक्सिमम, ये चेंज मैक्सिमम क्यों है भाई, आप ही तो कह रहे हो कि डेल एन मिनिमम है, अगर ये मिनिमम है तो चेंज तो मैक्सिमम होगा। एक दूसरे के कैसे हैं ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर डिस्टेंस जिसके रेस्पेक्ट में आप चेंज देख रहे हो दैट इज मिनिमम, तो चेंज विल बी मैक्सिमम। समझ में आगे बात। और ये ही पता है क्या है, कहलाता है, यही कहलाता है आपका ग्रेडियंट। समझ में आ गई। तो ग्रेडियंट की डेफिनेशन हमारे पास निकल करके आ गई। ग्रेडियंट इज व्हाट, ग्रेडियंट इज द मैक्सिमम चेंज इन अ स्केलर फंक्शन और इन अ स्केलर फील्ड विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यहाँ पे आर की जगह पर आप मेंशन कर लें डिस्टेंस, आर नहीं, फिर आप इससे कंफ्यूज होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलें अब देखें, आप ग्रेडियंट को दिखाने के लिए क्या तरीका होता है आपका, ग्रेड फाई, ऐसे GRAD लिख करके फाई लिख देते हैं आप। तो मैं वही बता रही हूँ आपको, अगर आपको ग्रेडियंट फाई को बताना होगा तो आप कैसे बताएंगे। ग्रेडियंट फाई कैसी क्वांटिटी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो आप इसको कैसे दिखाएंगे, आप इसको दिखाने के लिए इस तरीके से दिखाएं आप। अच्छा, मुझे अगर डिफरेंशिएशन फॉर्म में चाहिए ये दोनों, तो आप कैसे लिखोगे, डी फाई बाई डी आर, है ना, और साथ में क्या लिखेंगे आप, एन कैप, मतलब मैंने टोटल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख दिया। और डी फाई बाई, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, डी एन, मैक्सिमम होगा ना ये, एन कैप। समझ में आ गई। तो ग्रेडियंट तो किसको बता रहा है, चेंज इन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और अगर ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो तो मैं डी आर की जगह पर क्या लिख दूंगी, डी एन लिख दूंगी, और वो चेंज कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ गई। तो ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद डी आर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर, क्योंकि ये जो डॉट है ये क्या है भाई, ये है स्केलर, स्केलर मल्टीपल, अदिश गुणन जिसे आप बोलते हो, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर। ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, होता दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का है, पर जो आंसर मिलता है वो स्केलर मिलता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। समझ में आ रही है बात। ठीक है, ओके। तो मैं क्या लिख दूँ इक्वेशन 1 को यूज़ करके, डी फाइव बाई डी एन और साथ में एन कैप डॉट डी आर वेक्टर। समझ में आ गई। अच्छा, इसमें मत कंफ्यूज होना कि यहाँ पे मैंने डेल लिखा है, यहाँ यूज़ किया तो टोटल डिफरेंशिएशन में लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ तो मैं नॉर्मल चेंज दिखा रही थी और यहाँ पे मैंने उसको मैथमेटिकली शो करने के लिए टोटल डिफरेंशिएशन यूज़ कर लिया। यहाँ पे ये कोई इशू तो है नहीं कि एक का फंक्शन है, दो का फंक्शन है। ठीक है, फाई है, फाई में मैंने चेंज दिखा दिया, उसको मैंने टोटल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में शो करते, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दिस इज ओनली अ इंडिकेशन। ठीक है, चलें अब आप मेरे को बताओ, इसको मैं डाल देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, साइड में मैं बता देती हूँ, एन कैप डॉट डी आर को मैं क्या लिख सकती हूँ, दो डॉट प्रोडक्ट है तो आप क्या लिखोगे, एन कैप का मॉड, डी आर वेक्टर का मॉड, और साथ में क्या लिखेंगे आप, कॉस थीटा। ऐसे ही तो खोलते हो आप स्केलर प्रोडक्ट को।
ठीक है। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण है। ठीक है। एन कैप की डायरेक्शन मैंने नहीं बताई आपको, एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर, ये एन कैप की डायरेक्शन है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। तो जो अगर मैं बात करूं आपके किसकी, एन कैप डॉट डी आर की, ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लें आगे। एन कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा और डी आर का तो डी आर ही होगा और साथ में क्या होगा? कॉस थीटा। दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं ना, तो ये जो डी आर है यही क्या बन जाएगा? डी एन बन जाएगा। अरे भाई पी क्यू ये डिस्टेंस है, ये डी आर है। अब मैं उठ करके इसको मैं ऐसे लेके जा रही हूँ परपेंडिकुलर, तो ये डी आर ही तो डी एन बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? कब बना ये? जब डी आर उठ करके डी एन पे आ गया, और डी एन और एन के बीच की डायरेक्शन तो सेम ही है, डी एन बी सी डायरेक्शन में, एन के बी सी डायरेक्शन में, तो एंगल 0 डिग्री तो हो गया। ठीक है, इसीलिए लिखा है मैंने यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो एन कैप डॉट डी आर वैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी एन। बात समझ में आ गई? कॉस 0 तो 1 होता है, बता देना यहाँ पे आप, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया? डी फाइव बाई डी एन और साथ में डी एन और साथ में क्या आ गया? ग्रेडियंट फाइव डॉट डी आर। समझ में आ गई बात? इक्वेशन नंबर ये कितनी हो गई आपकी? अच्छा, एक काम और कर लें आप, इसमें डी एन से डी एन कैंसिल आउट हो जाएगा, दिखाना नहीं है काट के इसको, तो ग्रेडियंट फाइव डॉट डी आर वेक्टर। समझ में आ गई? इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है भाई, चलें अभी आगे का काम रह रहा है हमारा। देखें क्या करना है आगे। ग्रेडियंट फाइव भी वेक्टर है और डी आर भी क्या है? वेक्टर। तो देखें ग्रेडियंट फाइव को मैं कैसे लिख सकती हूँ? वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ दिखाना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया लेट ग्रेडियंट फाइव इज इक्वल टू G1 E1 कैप, G2 E2 कैप और G3 E3 कैप। समझ में आ गई बात? ठीक है, और आपका डी आर वेक्टर, इसको आप क्या कहोगे? इसको तो आप जानते ही हो, डी आर वेक्टर कहाँ जानते हो? ये देखो ना, ये यूज़ किया था ना हमने इक्वेशन नंबर 6, जिसे डाला था डी आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस, इसको मैं वहाँ यूज़ कर रही हूँ। मैंने कहा था ना ये काम आएगा आपका, तो ये आपका यहाँ काम आ रहा है। मैं इस डी आर वेक्टर को यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो कितना हो गया ये हो गया आपका H1 DU1 E1 कैप, H2 DU2 E2 कैप और H3 DU3, ठीक है, E3 कैप, राइट। तो ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। समझ में आ गई? इस इक्वेशन को यूज़ लिया हमने, जो पहले निकाल चुके हैं उसको यहाँ यूज़ लिया। ठीक है भाई, चलो अब देखें आप, हाँ अब देखें इस इक्वेशन 4 और 5 का मैं क्या ले रही हूँ? डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ, है ना। टेकिंग, इसको मैंने अभी यहीं छोड़ दिया, ठीक है, उसको मत घबराओ, उसको यूज़ करेंगे हम। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बिटवीन 4 and 5, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट यहीं ले लेती हूँ, है ना। देखें तो ग्रेडियंट फाइव डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है, कितना हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट करो दोनों का, E1 कैप डॉट E1 कैप 1 आ जाएगा G1 H1 DU1। डॉट प्रोडक्ट थोड़ी सी कहूँगी अब मैं यहाँ पे, G2 H2 DU2 और G3 H3 DU3। अच्छा, ये सोच रहे हो क्या आप, ये G1 G2 G3 कहाँ से आ गए? भाई यही तो अननोन है, यही तो निकालना है। जब इस डेरिवेशन का एंड आएगा G1 G2 G3 की वैल्यू इन नोन क्वांटिटीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें नहीं घबराएं आप। मैंने ऊपर ही लिखा है लेट, तो मैंने माना है कि ये ऐसे है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने मैग्नीट्यूड G1 G2 G3 माने और डायरेक्शन E1 कैप E2 कैप और E3 कैप माना। ठीक है, तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। कंपेयर करें आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को। ठीक है, तो LHS तो इक्वल है ही, तो RHS भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखना, तो आपकी क्या बन जाएगी इक्वेशन बन जाएगी आपकी D5 इज इक्वल्स टू, कितनी बन जाएगी आपकी? बन जाएगी G1 D5 इज इक्वल्स टू G1 H1 DU1 G2 H2 DU2 और G3 H3 DU3। ठीक है, और इसको आप डाल दें इक्वेशन नंबर 7।
ठीक है, उसको 6 डाला था, इसको अपन डाल देंगे 7। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अभी इस इक्वेशन को फिर से यहीं छोड़ दें, इक्वेशन 7 को। अब फाई जो है वो किस किस का फंक्शन है, u1 u2 u3 स्केलर फील्ड है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिया है हमने, तो ये फंक्शन किस किस का, u1 u2 u3 का। ठीक है, तो अभी अभी बताया था हमने, इसके लिए मुझे डी फाई चाहिए तो मैं क्या करूँगी, यही तो करूँगी, डेल फाई बाई डेल u1 du1, है ना, डेल फाई बाई डेल u2 du2। ठीक है, फिर क्या करूँगी, डेल फाइव बाई डेल u3 du3। समझ में आ गई बात? ठीक है, ओके। अब इक्वेशन नंबर आप क्या करें, 7 और 8, ये 8 हो गई, 7 और 8 को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 7 एंड 8 कंपेयर करें आप तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा g1 h1 इज इक्वल्स टू डेल फाइव बाई डेल u1, है ना, g2 h2 इज इक्वल्स टू डेल फाइव बाई डेल u2, और g3 h3 इज इक्वल्स टू डेल फाइव बाई डेल u3। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ से निकालो ना फिर आप किसकी वैल्यू, g1 की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, 1/h1 डेल फाइव बाई डेल u1, g2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/h2 डेल फाइव बाई डेल u2, और g3 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/h3 डेल फाइव बाई डेल u3। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर हो गए 9, 10, 11। इनको पता है कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ हमने लिखा था ना अभी ये रहा, अननोन हमने माना था, कहाँ माना था, ये रहा, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल्स टू g1 e1 कैप g2, तो यहाँ रख दूँ मैं। ठीक है, तो ये g1 g2 g3 की वैल्यू मैं यहाँ से रख रही हूँ, ये जो हमने वैल्यू निकाली। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 9, 10, 11 को 4 में रख रही हूँ, इक्वेशन 9, 10, 11 को मैं कहाँ रख रही हूँ, 4 में, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग 9, 10 एंड 11 इन 4। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, ग्रेडियंट फाइव इज इक्वल्स टू, आपने क्या माना था, g1 e1 कैप, g1 की वैल्यू है 1/h1 डेल फाइव बाई डेल u1, और साथ में क्या आ जाएगा, e1 कैप, g2 e2 कैप, g2 कितना है, डेल फाइव बाई डेल u2, और साथ में क्या आ जाएगा, e2 कैप, फिर 1/h3 g3 e3 कैप, है ना, डेल फाइव बाई डेल u3, और साथ में e3 कैप। समझ में आ गई बात? तो ये पता है आपका क्या निकल करके आ गया, ग्रेडियंट फाई। और अगर आपको इसको ऑपरेटर की फॉर्म में शो करना है तो आप लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ग्रेडियंट की वैल्यू निकल करके आ गई। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, ऐसे लिख लें e1 कैप अपॉन h1 डेल फाइव बाई डेल u1, e2 कैप अपॉन h2 डेल फाइव बाई डेल u2 plus e3 cap upon h3 del phi by del u3. So this is the end of your topic and this is the gradient phi in curvilinear coordinate system. देख रहे हैं ना आप, u1 u2 u3, है ना, और h1 h2 h3 की फॉर्म में आ रहा है। h1 h2 h3 क्या है भाई, ये है स्केल फैक्टर्स, पढ़ रखा है ना हमने, अभी पढ़ा था, h1 h2 h3 बेस वेक्टर के मैग्नीट्यूड होते हैं, हमने पढ़ा था ना, बी आई इज इक्वल टू एच आई ई आई कैप, तो एच आई मतलब h1 h2 h3, तो h1 h2 h3 क्या होते हैं, स्केल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो वही तो यूज़ आ रहा है यहाँ पे, h1 h2 h3। तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट फाई की जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा इन फॉर्म ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स u1 u2 u3 एंड इन स्केल फैक्टर्स h1 h2 एंड h3। समझ में आ गई? और बाकी तो ये ग्रेडियंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए ये डायरेक्शन शो हो रही है, एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर से हमने शो कर दिया, e1 कैप e2 कैप e3 कैप। समझ में आ गई? तो कार्टिजन में क्या होता है, कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये तो किस में है एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है आपका कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, और कार्टिजन में क्या होता है, ग्रेडियंट फाई ये होता है आई कैप डेल फाइव बाई डेल u1, सॉरी डेल x, है ना, जे कैप
डेल फाइव बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाइव बाई डेल जेड। समझ में आ गई। तो आई जे के की जगह तो E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप, फाई है ही, ठीक है, चेंज है ही डेल डेल डेल, लेकिन यहाँ पे नई चीज़ क्या आ गई, स्केल फैक्टर H1 H2 H3 और कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स U1 U2 U3। समझ में आ गई। तो ये हमारा टॉपिक था ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। शुरुआत वही है, सब कुछ वही है। आप इसको पढ़ने से पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो हमने लास्ट बीएससी फर्स्ट ईयर में ग्रेडियंट पढ़ा था कार्टेशियन में, उसको एक बार पढ़ लेना, फिर इसको पढ़ना, तो आपको आराम से समझ में आएगा। बस डिफरेंस है, कार्टेशियन सिस्टम की जगह हमने U1 U2 U3 कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। ये सारी चीज़ें वही हैं, चेंज वही है ना, डेल फाइव बाई डेल आर चेंज है विद रेस्पेक्ट टू आर, और ये मैक्सिमम चेंज है। ये मतलब जो डिस्टेंस है ये तो कोई भी रैंडम थी, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज है, और ग्रेडियंट वही होता है, ग्रेडियंट होता है मैक्सिमम चेंज। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। बस फिर मैंने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया दोनों तरफ, डॉट प्रोडक्ट लेके मैंने एन कैप डॉट डी आर को यहाँ पे समझा दिया आपका कि ये डी एन बन गया, यहाँ पे डी एन बन गया, डी एन हट गए, डी फाई आ गया। फिर यहाँ आपका मैंने मान लिया ये है ना, डी आर आपका लास्ट जो टॉपिक है उसमें लास्ट इक्वेशन में ली थी 6, उसको यूज़ किया हमने। फिर दोनों का 4 और 5 का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ये आ गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये आया मेरे पास, इक्वेशन आ गई। फिर मैंने 5 को बताया, 5 बताया मैंने कि 5 ये होता है, डिफ्रेंशिएशन ले लिया, दोनों को क्या कर लिया, 7 और 8 को कंपेयर कर लिया, कंपेयर कर दिया तो G1 G2 G3 जो कि अननोन थे उनकी वैल्यू मिल गई, और उनको मैंने इक्वेशन नंबर किस में रख दिया, 4 में, ये इसमें रख दिया। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया एक्सप्रेशन ग्रेडियंट का, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ये हमारा एंड ऑफ द टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ओके, थैंक यू।